and welcome back to Humanities. I am Purva and in today's video we are going to cover chapter number 13 from class 12th history, which is Mahatma Gandhi and the nationalist movement, civil disobedience and beyond. भैया जब से महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया में आए तो वो जो उनकी जर्नी शुरू हुई फ्रीडम स्ट्रगल की वो हम पढ़ेंगे. What were the movements, what were the steps taken, how he gradually became a revered public figure. क्लियर है? तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आप कोई भी एक चीज़ मिस आउट नहीं कर सकते. इट इज़ लाइक अ स्टोरी, इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले ये हुआ फिर ये हुआ, तो मज़े से पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आई बी टेलिंग यू कि कौन सा टॉपिक आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है एंड CUET के लिए हमें कहाँ कहाँ पे फोकस करना है. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म अ सिंगल इंडिविजुअल इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद द मेकिंग ऑफ अ नेशन. और ऐसे सिंगल इंडिविजुअल इंडिया में कौन है? महात्मा गांधी जी. दैट इज वाई इंडियन रूपी के नोट पे भी उन्हीं की पिक्चर है, राइट. सो जैसे हम कंपेयर करें, जॉर्ज वॉशिंगटन है अमेरिकन वॉर के लिए, हो ची मिन है वियतनाम के लिए, ऐसे ही सिमिलरली महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ इंडियन नेशन. क्लियर है? चलिए भैया, this chapter analyzes Gandhiji's activities in India during the crucial period of 1915 से शुरुआत हुई और फिर 1948 तक. ये टाइमलाइन है इस चैप्टर की, ये आपको ध्यान रखनी है. यानी कि आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस 1948 तक हम सब कुछ डिस्कस करेंगे एकदम क्रोनोलॉजिकली क्या क्या हुआ. क्लियर है? चलिए. अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ, यानी कि जो इंट्रोडक्शन हुआ गांधी जी का इंडिया में, क्लियर है, जब वो शुरुआत में आए, हम एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं. सो इन जनवरी 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न्ड टू हिज होमलैंड इंडिया आफ्टर 2 decades ऑफ रेजिडेंस अब्रॉड. 20 साल वो बाहर साउथ अफ्रीका में रह के आए. कब आए फाइनली इंडिया में? 1915, जनवरी 1915 में. क्लियर है? पहले कहाँ थे वो? साउथ अफ्रीका में थे, जहाँ पे वो एक लॉयर की तरह गए थे एंड इन टाइम वो वहाँ पे एक इंडियन लीडर बन गए, लीडर ऑफ द इंडियन कम्युनिटी. तो वहाँ पे भी अगर इंडियन कम्युनिटी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है वो आवाज़ उठाते थे, राइट है, राइट. तो वो सारे जो लीडरशिप क्वालिटीज़, वो स्टेप्स ना साउथ अफ्रीका से शुरू हो गए थे, राइट. एज द हिस्टोरियन चंद्रन देवानेसन हैज रिमार्क, जैसा चंद्रन देवानेसन हिस्टोरियन ने बोला है, दैट साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ द महात्मा. ये लीडरशिप जर्नी वहीं से शुरू हो गई थी, राइट. इट वाज द मेकिंग ऑफ द महात्मा. CUET के लिए इंपॉर्टेंट है, हु सेड दिस. क्लियर? चलिए. इट वाज इन साउथ अफ्रीका कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट यानी कि सत्याग्रह का जिक्र किया. वहीं पे ये सारे आइडियाज प्रमोट हुए एंड ही ऑलवेज फोकस्ड अपॉन हार्मनी बिटवीन रिलीजन्स. तो वहाँ पे भी अगर कोई अपर कास्ट इंडियन डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है लोअर कास्ट या विमेन के साथ, वो वहाँ पे भी बोलते थे दैट दिस इज रॉन्ग एंड ही यूज्ड टू टेक स्टेप्स. क्लियर है? तो वहीं से दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द मेकिंग ऑफ महात्मा. चलिए आगे चलते हैं. अब क्या हुआ? इंडिया में आ गए 1915 में. अब जैसी वो इंडिया छोड़ के गए थे 20 साल पहले, अब वापस आके देख रहे हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी चेंज है. इट वाज नॉट द सेम इंडिया विच ही लेफ्ट 2 decades बिफोर. क्यों भैया? क्योंकि अभी वो पॉलिटिकल सेंस में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है. इंडिया इज़ नाउ मोर एक्टिव इन पॉलिटिकल सेंस, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़्यादा काम कर रही हैं, लोग ज़्यादा अलर्ट है. चेंज बनाने का टाइम आ चुका है. देयर इज स्पेस फॉर एक्चुअली मूविंग पीपल टू एक्शन एंड काफ़ी चेंज लाया जा सकता है इस सोसाइटी में. क्लियर है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाउ हैड अ लॉट ऑफ ब्रांचेस इन सिटीज़ एंड टाउन्स. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, INC थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो रही थी धीरे धीरे. क्लियर है? कैसे? सबसे पहली चीज़ थ्रू द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 टू 1907. स्वदेशी मूवमेंट में क्या था? ऐसा बोला गया था कि जो सारे ब्रिटिश मेड गुड्स हैं उनको बॉयकॉट कर दीजिए एंड हम सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस करेंगे. जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत बोला है मोदी जी ने, वैसे ही. क्लियर है? तो इस मूवमेंट से क्या हुआ? ब्रॉडन हुई अपील इंडियन नेशनल कांग्रेस की. अब मिडिल क्लास लोग भी उसके परस्यूट में आने लगे. सो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एक्सपेंस था वो ब्रॉडन होने लगा, पुअर लोगों के साथ साथ, मिडिल क्लास के साथ साथ हाई पीपल. क्लियर है? चलिए. अब स्वदेशी मूवमेंट में सबसे जाने माने लीडर्स कौन से थे? लाल बाल पाल. What do you mean by
by the phrase Lal Bal Pal. Bal Gangadhar Tilak of Maharashtra, Bipin Chandra Pal of Bengal and Lala Lajpat Rai of Punjab. इन तीनों लीडर्स के नाम से बना है लाल, बाल एंड पाल. बट इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस है ऑल इंडिया कैरेक्टर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. यानी कि तीनों लीडर्स अलग अलग कोने से हैं इंडिया के, बट दे कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो एक ऑल इंडिया कैरेक्टर दिखा रहा है फ्रीडम स्ट्रगल का. आई बात समझ में? चलिए. और हमारे लाल बाल पाल लीडर्स मिलिटेंट ऑपोजिशन टू कॉलोनियल रूल में बिलीव करते थे कि हमें इनको अपोज करने के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे, इनका सामना करना पड़ेगा, चाहे वॉर ही क्यों ना करनी पड़े. राइट. सो सबसे पहले आते हैं मिलिटेंट. ठीक है. फिर आते हैं मॉडरेट, जो बिलीव करते हैं कि आइडियाज़ भी के साथ साथ थोड़ा सा वॉयलेंस भी रिक्वायर्ड है. क्लियर है? चलिए. सो मॉडरेट्स में कौन कौन आता था? गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले. यहीं पे CUET का क्वेश्चन बन जाता है. हु वाज गांधी जीज पॉलिटिकल मेंटर? गोपाल कृष्ण गोखले. एंड मोहम्मद अली जिन्ना भी एक मॉडरेट थे. मोहम्मद अली जिन्ना एकदम जैसे महात्मा गांधी जी इंडिया के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना इज द सेम फिगर. क्लियर है? चलिए. अब एज एडवाइज्ड बाय गोखले, गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटोर ने उन्हें बोला कि आप एक साल ना ब्रिटिश इंडिया में ट्रैवल करो ताकि आपको जानने को मिले कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आप सोसाइटी को समझ सकें. तो यही हुआ. ठीक है. फिर आफ्टर 1 ईयर फरवरी 1916 में सबसे पहली बार गांधी जी ने अपनी पब्लिक अपीयरेंस करी. कब? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जब एस्टैब्लिश हो रही थी इन फरवरी 1916. BHU. क्लियर? चलिए. ये इधर यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े प्रिंसेस, फिलैंथ्रोपिस्ट्स, पॉलिटिकल लीडर्स प्रेजेंट थे. फॉर एग्जांपल एनी बेसेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रही हैं कांग्रेस की. और भैया इनके बीच में तो गांधी जी वॉज अननोन. अभी तक गांधी जी को कोई जानता भी नहीं था. उनको तो इन्वाइट उनके काम के बेसिस पे किया था, वो भी इन साउथ अफ्रीका. इंडिया में अभी तक उन्होंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया था. एंड ही वॉज इन्वाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क ही डिड इन साउथ अफ्रीका. क्लियर है? सो ही वॉज अननोन. चलिए आगे चलते हैं. फिर क्या हुआ? When his turn came to speak, अब गांधी जी ने अपनी स्पीच में क्या बोला? गांधी जी चार्ज द इंडियन एलीट विद अ लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर. इसका मतलब क्या है? गांधी जी ने बोला कि ये देखिए, ये जो शो है अभी जहाँ मैं स्पीच दे रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन एलीट लोग बैठे हैं, जो जाने माने प्रिंसेस हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं. सारे अमीर लोग प्रेजेंट है यहाँ पे. बट जो हमारी देश की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, जो पुअर पीपल है, उनमें से कोई एक भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं है. इससे हमें पता चलता है कि हम कैसे बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं है अबाउट द पुअर पीपल हु वर्क फॉर अस. क्लियर है? द ओपनिंग ऑफ BHU वॉज सर्टनली अ मोस्ट गॉर्जियस शो. बहुत अच्छा तो था ही ये. बट सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्या है कि यहाँ पे रिचली बीडेक्ड नोबलमैन प्रेजेंट हैं. कौन प्रेजेंट है? रिच लोग प्रेजेंट हैं. एंड मिलियंस ऑफ पुअर इंडियंस एब्सेंट है. क्लियर है? तो इसी से हमें पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा बायसनेस है और कैसे हम बहुत ज़्यादा ही इग्नोर कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को. चलिए. उन्होंने बोला इफ़ वी टेक अवे और अलाउ अदर्स टू टेक अवे फ्रॉम द पेजेंट्स ऑलमोस्ट द होल ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ देयर लेबर. जैसे भैया ये जो ज़मींदारी सिस्टम था, जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, जो रेवेन्यू सिस्टम था, इससे बेचारे पेजेंट्स तो भैया रेंट ही देते रह जाते थे. उनको कुछ मिलता ही नहीं था अपने प्रोडक्शन से, है ना. सो आवर सैल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू द फार्मर. हम खुद आज़ाद तभी हो सकते हैं जब हम फार्मर्स के थ्रू अपना ये प्रोटेस्ट करें और उनको भी अपने जैसा एक ही सोसाइटी का पार्ट बनाएं. क्लियर है? हम उनको निगलेक्ट करके हम सोचे हमें आज़ादी मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता. अब जो BHU की ओपनिंग थी वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा स्टेप तो था ही, क्योंकि वो एक नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी थी जो इंडियन मनी और इंडियन इनिशिएटिव के कारण बनी थी, जिसमें फिरंगियों का, ब्रिटिशर्स का कोई भी रोल नहीं था. सो बट स्टिल इंस्टेड ऑफ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन की टोन अपनाना, गांधी जी ने सबको याद दिलाया of the peasants and workers who are a majority of Indian population but yet they are unrepresented in the audience. तब भी वो audience का part नहीं है.
गांधी जी ने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा क्यों है और हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। ये जो स्पीच थी गांधी जी की वो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तो थी ही कि भैया इंडियन नेशनलिज्म वाज अ एलीट फिनोमेना। जो इंडियन नेशनलिज्म है, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बलबूते पे चल रहे हैं, वो है एलीट यानी कि रिच लोग। क्लियर है। और दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट थी। उनकी इंटेंशन क्या थी कि हम इसको फैलाएं, इसको और ज़्यादा ब्रॉडन करें। क्लियर है। एलीट के साथ साथ ये पुअर पीपल को भी पहुँचे। क्या जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो स्टेप्स हमें लेने हैं वो मिलके लेने हैं। गांधी जी's ओन डिजायर टू मेक इंडियन नेशनलिज्म मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल एज अ होल। क्लियर है। मिलके सब करेंगे तभी बदलाव आ सकता है। आई बात समझ में? चलिए अच्छा जी, अभी ये तो बस स्पीच की बात हुई। फिर गांधी जी को दिसंबर 1916 में एक मौका मिला अपनी इस स्पीच को, अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिस में पुट करने का। ये सब हमने इंडिगो चैप्टर क्लास 12th इंग्लिश में पढ़ा है कि कैसे, कहाँ पे, चंपारण में, बिहार में गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स की मदद करी। क्लियर है। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट वाज सेड इन द स्पीच इन February 1916। क्लियर है। चलिए, तो ये पूरा एक इंट्रोडक्शन था गांधी जी का, हाउ ही एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन द इंडियन नेशनल स्ट्रगल। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन। कैसे वो इम्प्लीमेंटेशन, जो स्टेप्स थे वो ब्रॉडन होते गए, क्या क्या स्ट्रगल आया, किस किस की मदद करी। क्लियर है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द इवेंट्स। चलिए, अब जैसे हमने पढ़ा दिसंबर 1916 में चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स की हेल्प करी गांधी जी ने, राइट। सो जो मच ऑफ 1917 था वो चंपारण में ही गुजर गया फॉर ऑब्टेनिंग पेजेंट्स सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्लस फ्रीडम टू कल्टिवेट द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस। ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट, इंग्लिश में। सो इसमें टेंशन नहीं लेनी है, बस ये कीवर्ड्स आपको याद करने हैं। अब देखिए 1918 में 2 कैंपेन्स करे। सबसे पहला, दोनों कैंपेन्स कहाँ थे? इन हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में ही थे। ठीक है। 1918 में गुजरात में 2 कैंपेन्स करे। सबसे पहला लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद। ठीक है। ऐसे आपको ना शॉर्ट से नोट्स बनाने हैं ताकि आपको याद रहे कहाँ क्या हुआ और कब हुआ। ठीक है। डिमांड किसकी करी गई? बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। एंड फिर पेजेंट्स इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। वहाँ पे क्या मांगा गया? रेमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट के टैक्सेस को कम किया जाए। ठीक है। ये जो मैं अंडरलाइन करी हूँ ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको लिख के आने आंसर में। ठीक है। उसके बाद देखिए ग्राउंड लेवल से चीज़ों को बदलना चाहते हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम दीज वर ऑल लोकलाइज्ड स्ट्रगल्स। ये लोकलाइज्ड स्ट्रगल्स थे, यानी कि एक पूरा नेशनल लेवल पे नहीं था, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था या फिर स्टेट लेवल पे था, तो ये लोकल थे। अब हम देखेंगे कैसे उनको एक नेशनलिस्ट मूवमेंट, लोकल से वो नेशन वाइड स्ट्रगल की तरफ बढ़े। क्लियर है। चलिए 1919 में उन्हें ये मौका मिला कि वो लोकल से पूरा एक नेशन वाइड मूवमेंट लीड कर सके। कैसे? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी 1914 से 1918 की, जिसे बोलते हैं ग्रेट वॉर, उसके दौरान ब्रिटिशर्स ने क्या किया? सेंसरशिप ऑफ द प्रेस को लगा दिया। जैसे इमरजेंसी के टाइम पे हमें लगी थी कि भैया कुछ भी ऐसा प्रिंट नहीं होगा जो गवर्नमेंट से बिना पूछे किया जाए। गवर्नमेंट ही बताएगी कि यस ये आप कर सकते हैं, ये आप नहीं लिख सकते। सेंसरशिप होगी, चेक लगेगा क्या मीडिया में जा रहा है और क्या नहीं जा रहा है। और उसके बाद प्रिवेंटिव परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है वो भी परमिट कर दिया गया कि भैया अगर किसी को आप पे शक है तो भी आपको जेल में डाला जा सकता है। और विद इन 24 आवर्स जो प्रोविज़न होता है कि आपको मैजिस्ट्रेट के आगे प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, वो भी हटा दिया गया। तो जो इमरजेंसी वाले प्रोविजंस होते हैं वो लगा दिए गए ड्यूरिंग 1919 एज अ रेपरकशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो भैया जी अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन करनी थी इन रूल्स की इंडिया में, वो सर सिडनी रॉलेट को करनी थी, राइट। सो रॉलेट एक्ट जो बोला जाता है उसका मतलब यही है। सो अ नेशनल मूवमेंट वाज कॉल्ड फॉर अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। क्लियर है? समझ आया क्यों? सबसे बड़ी बात कि भैया
जो कि भैया पंजाब में इतने सारे इंडियन लोगों ने ब्रिटिशर्स की तरफ से वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उनको रिवॉर्ड देने की बजाय तुम उन्हें उल्टे में रॉलेट एक्ट दे रहे हो, तो ऑब्वियसली इंडियन लोगों को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। क्लियर है? सो इसके अगेंस्ट एक पूरा नेशन वाइड मूवमेंट किया गया, जिसमें क्या हुआ, लाइफ केम टू अ स्टैंड स्टिल। ठीक है, शॉप्स शट डाउन, लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, स्कूल्स क्लोज कर दिए इन रिस्पॉन्स टू द बांध कॉल कि हम सब कुछ बंद कर देंगे, हम कोई भी कुछ नहीं करेगा। जब गांधी जी पंजाब की तरफ जा रहे थे तो उन्हें डिटेन भी कर लिया था और फिर अरेस्ट कर लिया था। एंड भैया ये रोलेट एक्ट के बाद ही है जो हमारा जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ इन द ईयर 1919 itself. So, it is after this that reaching a bloody climax in Amritsar in April 1919 when a British brigadier ordered his troops to open fire on a national meeting, जहाँ पे 400 से ज़्यादा इंडियन लोगों की मौत हुई। And it came to be known as the Jallianwala Bagh massacre, which is still a horrifying memory in Indian history. We all know that. Clear है? So it was these events which led to the Jallianwala Bagh massacre. चलिए, so it was the Rowlatt सत्याग्रह that made गांधी जी a truly national leader. national level पे इंडिया के लिए वो एक लीडर बन गए through the Rowlatt Act. क्लियर है? सबको समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अब उन्होंने नॉन कॉपरेशन कैंपेन निकाला विद द ब्रिटिश रूल कि जो ब्रिटिशर्स ने आपको काम दिया हुआ है आप बंद कर दो, रोक दो। स्टूडेंट्स है वो स्कूल्स कॉलेजेस अटेंड करना बंद कर दे, लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर दे लॉयर्स, और टैक्सेस पे करना बंद कर दे। अगर हम ऐसे करेंगे तो गांधी जी ने बोला विद इन 1 year वी कैन विन स्वराज, हम आज़ाद हो सकते हैं। ठीक है, सो इट वॉज सो गांधी जी कॉल्ड फॉर अ रिनाउंसिएशन ऑफ ऑल वॉलेंटरी एसोसिएशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर है? चलिए इसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इसको और ज़्यादा ब्रॉडन करने के लिए क्या किया गया, खिलाफत मूवमेंट के साथ इसको जोड़ दिया गया टू फर्दर ब्रॉडन द स्ट्रगल कि भैया जो हिंदू मुस्लिम साथ आ जाए तो क्या किया जाए, खिलाफत मूवमेंट भी ऐड कर दी। इसमें he had joins hands with खिलाफत movement that sought to restore the caliphate और खलीफा, a symbol of pan-Islamism which had recently been abolished by the Turkish ruler Kemal Atatürk। अभी हम समझते हैं खिलाफत मूवमेंट क्या थी। खिलाफत मूवमेंट 1919 to 1920 was a movement of Indian Muslims led by Muhammad Ali and Shaukat Ali that demanded the following कि भैया जो टर्किश सुल्तान है या फिर खलीफा है उन्हें मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है, इन द ओटोमैन एम्पायर जो टर्की का एम्पायर था तब। क्लियर है? क्योंकि बहुत सेक्रेड प्लेसेस है एंड यू कांट लेट गो ऑफ देम। फिर द जजीरत उल अरब यानी कि अरेबिया, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन मस्ट रिमेन अंडर मुस्लिम सोवरेंटी, ये डिमांड्स थी। And the Khalifa must be left with sufficient territory to enable him to defend the Islamic faith कि आपको पावरफुल भी रहना है ताकि जो हमारा इस्लामिक फेथ है वो बना रहे। So the Congress supported the movement and Mahatma Gandhi sought to conjoin it with the national cooperation movement ताकि और ज़्यादा जो बेस है वो वाइडन हो जाए, हिंदू मुस्लिम्स साथ में आ जाए, यूनिफिकेशन हो जाए। क्लियर है? चलिए ये वाला पार्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है फॉर लॉन्ग आंसर्स एज वेल, तो ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? चलिए निटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। Gandhi ji hoped that by coupling non-cooperation with Khilafat, India's two major religious groups, communities, Hindus and Muslims, could collectively bring an end to colonial rule. ये हम समझ चुके हैं। तो non-cooperation के दौरान क्या हुआ? Students stopped going to schools and colleges. Lawyers refused to attend the court. Working class went on strike in many towns and cities. क्लियर है? सब कुछ एक स्टैंड स्टिल पे आ गया। हालांकि कंट्री साइड यानी कि रूरल एरियाज, विलेजेस में भी काफ़ी डिसकंटेंट था। कैसे भैया? जो हिल ट्राइब्स थी नदर्न आंध्रा में, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को वॉयलेट किया। ये सब आपको आंसर में लिख के आना है जो भी हाईलाइटेड है। क्लियर है? जो फार्मर्स थे अवध में, उन्होंने टैक्सेस देना बंद कर दिया। जो पेजेंट्स थे कुमाऊं में, उन्होंने ऑफिशियल्स के, ब्रिटिशर्स के जो लॉर्ड्स हैं उनको कैरी करना मना कर दिया कि हम आपका सामान नहीं लेके जाएंगे फॉरेस्ट एरिया में।
कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ? क्लियर है? सो इस स्केल पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहुंच गई। तो अब लोकल से लोकल पीपल वर एबल टू अंडरस्टैंड कि भैया हम कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स की किसी भी चीज़ के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। राइट? ठीक है, चलिए आगे देखिए। अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिशर, जो महात्मा गांधी जी के बायोग्राफर थे, उन्होंने लिखा दैट नॉन कॉपरेशन बिकेम द नेम ऑफ एन एपॉक इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड ऑफ गांधी। एपॉक यानी कि एक एरा, ऐसा एक रिमार्केबल इवेंट रह गया जो जनरेशंस ऑन जनरेशन याद रहेगा। क्लियर है? सो भैया नॉन कॉपरेशन वॉज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल एंड पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव। राइट? नॉन कॉपरेशन का बेसिक मतलब क्या था? डिनायल, रिनाउंसिएशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, कि हम फिरंगियों का कोई काम नहीं करेंगे, सेल्फ रूल करेंगे। राइट? इट वॉज द ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल। हम अपनी मन मर्जी से चलेंगे और सारे ब्रिटिशर्स के प्रोड्यूस्ड गुड्स को और उनकी टास्क्स को हम बॉयकॉट करेंगे। क्लियर है? चलिए भैया अब देखिए। सो दिस was the first time that the British Raj was shaken since the revolt of 1857. 1857 के बाद भैया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी जिसने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म कैसे हुई और क्यों हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। February 1922 में a group of peasants attacked and torched a police station in the hamlet of चौरी चौरा। चौरी चौरा में, जो यूपी में एक जगह है, मैप पॉइंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी प्लेसेस जो भी मैंने आपको हाईलाइट की हुई हैं, मैप मैं प्रोवाइड करूँगी, डोंट वरी। चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में काफ़ी सारे पेजेंट्स ने मिलके आग लगा दी एंड उस आग में काफ़ी सारे कांस्टेबल्स की डेथ भी हो गई। तो ये जो नेचर था ये वॉयलेंट हो गया, एक्ट ऑफ वॉयलेंस था, इसीलिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट ऑल टुगेदर, क्योंकि अब इसने एक वॉयलेंट एक्ट में पेस ले लिया था। क्लियर है? चलिए, सो ऐसे हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट केम टू एन एंड। अब भैया ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वर पुट इन जेल। गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922। क्लियर है? जब गांधी जी अरेस्ट हुए और उन पे सेडिशन का चार्ज लगा, तो जो जज थे जस्टिस CN ब्रूमफील्ड, ही ऑल्सो स्टेटेड कि आप ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों से हटके हैं, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आपकी सेंटेंस को रिड्यूस कर देता, बट लॉ इज़ लॉ, यू आर अ ग्रेट पेट्रियट एंड अ लीडर। ही वॉज हिमसेल्फ इम्प्रेस्ड विद गांधी जी। तो गांधी जी को तब 6 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई, बट एनीवे गांधी जी 2 साल बाद बाहर आ गए फ्रॉम द जेल। क्लियर है? अब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, अ पीपल्स लीडर, ये आता है लॉन्ग आंसर में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ये प्रिपेयर करके जाना है। देखिए, गांधी जी ने जब 1916 में कहा था दैट इंडियन नेशनलिज्म वाज अ फिनोमेना ऑफ एलिट, वो फाइनली चेंज हो गया था। इट वॉज नो लॉन्गर अ मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स। नाउ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेजेंट्स, वर्कर्स एंड आर्टिसंस ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट। इन वॉट? नेशनल मूवमेंट। क्लियर है? तो फाइनली ये हमारा इम्प्लीमेंट हो पाया उनका आइडिया। ठीक है जी। अब भैया मैनी ऑफ देम वेनरेटेड गांधी जी, पूजते थे लोग गांधी जी को। दे रेफर्ड टू हिम एज महात्मा। समझ रहे हो बात? वहाँ से ये नेम निकलना शुरू हुआ। क्यों भैया? अब देखिए क्या चीज़ें थी जो लोगों के साथ रेजोनेट करती थी गांधी जी की, कि ही ड्रेस्ड लाइक देम, एकदम सिंपल, ही स्पोक देयर लैंग्वेज, ही लिव्ड लाइक देम, ही डिड नॉट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द कॉमन फोक। उल्टा वो उनके साथ ही एम्पथाइज करते थे और आइडेंटिफाइड विद देम, एकदम उनके जैसे सिंपल लाइफस्टाइल, सिंपल कपड़ों और सिंपल खाने पे रहते थे। क्लियर है? चलिए, वाइल अदर नेशनल लीडर्स दे वोर वेस्टर्न सूट या फिर इंडियन बंद गला, अच्छे अच्छे फॉर्मल कपड़े पहनते थे, गांधी जी सिंपली वोर अ धोती और अ लॉइन क्लॉथ। क्लियर है? एक आम आदमी की तरह। ठीक है? और वो ही स्पेंट पार्ट ऑफ ईच डे वर्किंग ऑन द चरखा स्पिनिंग व्हील। ठीक है? और सबको बोलते थे कि आप भी ऐसा ही कीजिए। द एक्ट ऑफ स्पिनिंग अलाउड गांधी जी टू ब्रेक द बाउंड्रीज बिटवीन मेंटल लेबर एंड मैनुअल लेबर। क्लियर है?
वो मेंटली इतने एक्टिव हैं, इतना सोच रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, तो वो मैनुअली भी काम करें और रूट से जुड़े रहें। सेल्फ सफिशिएंट जो सेल्फ रूल का मोटो है वो हमारा चरखा से ही इंस्पायर होके आया है। क्लियर है? चलिए, वेरेवर गांधी जी वेंट र्यूमर्स स्प्रेड ऑफ हिज मिराक्युलस पावर्स। लोग गांधी जी को एकदम एक मैजिशियन की तरह, एक भगवान की तरह देखने लगे कि भैया ये तो कमाल कर देते हैं। देखिए क्या क्या र्यूमर्स फैले उनके नाम पे कि इनको तो किंग ने भेजा है टू रीड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स की सारी दुखों को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम्स को मिटा देने के लिए ही वाज सेंट बाय द किंग। एंड इनके पास पावर थी टू ओवर रूल दी लोकल ऑफिशियल्स। इनके पास पावर थी लोगों को अब जो ये कहेंगे लोग मान लेंगे, चाहे वो लोकल ऑफिशियल्स, तालुकदार, जमींदार ही क्यों ना हो या फिर ब्रिटिशर्स भी क्यों ना हो। ठीक है, सो गांधी जी's पावर was सुपीरियर टू दैट ऑफ द इंग्लिश मोनार्क। ऐसा सोचते थे लोग। जो इंग्लिश मोनार्क, इंग्लैंड का क्राउन है, जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट है, उससे भी ज्यादा बड़ी पावर थी गांधी जी के पास। एंड जैसे ही वो आएंगे तो जो कॉलोनियल रूलर्स हैं वो डर के भाग जाएंगे और हमारे डिस्ट्रिक्ट को हमारे पास छोड़ जाएंगे। क्लियर है? स्टोरीज ऑल्सो रिपोर्टेड दैट डायर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दोज हु अपोज्ड हिम। जो गांधी जी को अपोज करते थे या फिर पसंद नहीं करते थे, उनके साथ बहुत बुरा होता था। फॉर एग्जाम्पल, उनके क्रॉप्स फेल हो जाते थे या फिर उनके घर टूटने लगते थे। ऐसी अफवाहें फैलती थी उस टाइम। क्लियर है? चलिए, अब इस पैराग्राफ के बाद जो हमारा है, हाउ डिड गांधी जी रेजोनेट विद द पीपल, व्हाई वाज ही कॉल्ड पीपल्स लीडर, उसके बाद ये वाला पैराग्राफ है जो कंटिन्यूएशन में आप आंसर लिखेंगे कि भैया ही वाज नोन वेरियसली एज गांधी बाबा, गांधी महाराज और सिंपली एज महात्मा। ठीक है, ही अपीयर टू द इंडियन पेजेंट एज अ सेवियर, उनको बचा लेगा जो, हु वुड रेस्क्यू देम फ्रॉम हाई टैक्सेस एंड ऑप्रेसिव ऑफिशियल्स। क्लियर है? और उनकी लाइफ में डिग्निटी और ऑटोनॉमी वापस लाएंगे। क्लियर है? चलिए भैया, गांधी जी एक एस्थेटिक लाइफस्टाइल जीते थे, एकदम सिंपल लोगों की तरह वो यूज़ करते थे ऑफ सिंबल्स सच एज द धोती एंड द चरखा, जो हम यहाँ बात कर चुके हैं। बाय कास्ट ही वॉज अ मर्चेंट एंड बाय प्रोफेशन ही वॉज अ लॉयर। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ तक पढ़ा कि चलो मान लिया हमने कि महात्मा गांधी जी मास अपील वॉज अनडाउटेडली जेन्युइन, उन्होंने लोगों तक स्प्रेड करी इस मूवमेंट को, बट ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइज्ड वे से चीज़ें होंगी तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। क्या पॉसिबल हो पाएगा? ब्रॉडनिंग द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। तो भैया कैसे हुआ? सबसे पहले न्यू ब्रांचेस ऑफ द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रांचेस को सेटअप किया गया इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कोने कोने तक। अ सीरीज ऑफ प्रजा मंडल्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट द नेशनलिस्ट क्रीड इन द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में प्रजा मंडल्स एस्टैब्लिश करे गए। क्लियर है? सेकंड पॉइंट। ठीक है, तीसरी बात, जो कम्युनिकेशन थी, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट की जो भी बातें थी वो मदर टंग में फैलाई गई, इंग्लिश में बात नहीं की गई, ऐसी लैंग्वेज में बात की गई कि हर इंसान को समझ आए, लोकल से लोकल विलेज में भी लोगों को ये बात समझ आए। क्लियर है? सो ही फोकस्ड ऑन द मदर टंग इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। जो प्रोविंशियल कमिटीज थी कांग्रेस की वो लिंग्विस्टिक रीजन्स के बेसिस पे बनाई गई थी इंस्टेड ऑफ द आर्टिफिशियल बाउंड्रीज मेड बाय द ब्रिटिश। किस बेसिस पे कांग्रेस की कमिटीज बनाई गई? लिंग्विस्टिक रीजन्स के बेसिस पे। ठीक है, कि यहाँ पे ये भाषा बोली जाती है तो ये कमिटी यहाँ बैठेगी, ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। इन दीज डिफरेंट वेज नेशनलिज्म वॉज टेकन टू द फारदेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड एम्ब्रेस्ड बाय सोशल ग्रुप्स प्रीवियसली अनटच्ड बाय इट। इस तरीके से पूरे नेशन के कोने कोने तक नेशनलिज्म की भावना पहुंच पाई आईएनसी के थ्रू। क्लियर? अब देखिए, अभी तक हमने बात करी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट में एलीट तो थे ही और पुअर भी थे। अब जो और इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे वो भी धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट का पार्ट बनने लगे। क्यों? उन्होंने सोचा कि भैया अब काफ़ी अब काफ़ी टाइम बाद तो देखो इंडिया को फ्रीडम मिल ही जाएगी, तो जो सारे फेवर अभी हमें रूलिंग क्लास ब्रिटिशर्स से मिलते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इसीलिए हमें इंडियंस की साइड पे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैनी एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स जॉइंड दी फ्रीडम मूवमेंट। जीडी बिरला जी ने उन्होंने ओपनली नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया वाइल अदर्स डिड टैक्टिकली। ठीक है, चलिए
सो नाउ गांधी जी के एडमायरर्स में दोनों पुअर पेजेंट से लेके रिच इंडस्ट्रियलिस्ट्स आते थे। क्लियर है? चलिए, हाउएवर पुअर पेजेंट्स, इनका रीजन कुछ और था नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करने का, और रिच इंडस्ट्रियलिस्ट का कुछ और था। जैसे मैंने आपको समझाया, वो अपने फायदे के लिए इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अब इतनी जो फैन फॉलोइंग महात्मा गांधी जी की बन गई, उनमें ऑब्वियसली उनका खुद का रोल तो था ही था, बट ये गांधीयन नेशनलिज्म में उनके फॉलोअर्स का बहुत ज़्यादा रोल था, द सब्सटैंशियल एक्सटेंट ऑफ हिज फॉलोअर्स। ठीक है, अब इंडियंस जो उनके फॉलोअर्स बन गए वो कौन कौन थे? महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत एंड सी राजा गोपालाचारी। ये ऐसे लीडर्स हैं जो खुद महात्मा गांधी जी को फॉलो करने लगे, और इनके बेसिस पे जो इनकी फॉलोइंग थी वो भी सब्सिक्वेंटली महात्मा गांधी जी के फॉलोअर्स बन गए। सो दिस इज हाउ ही एक्चुअली गेन्ड दैट अमाउंट ऑफ पॉपुलैरिटी. So they inspired countless other Indians to join the Congress and work for it. क्लियर है? चलिए, फिर 1924 में 22 में अरेस्ट हुए, 24 में रिलीज हो गए प्रिजन से महात्मा गांधी जी, एंड फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी अटेंशन अब होम स्पन क्लॉथ, खादी की प्रमोशन में लगाएंगे, एंड इन द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. तो आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन उन्होंने किन दो मुद्दों पे फॉलो किया? खादी पे, प्रमोटिंग द होम स्पन क्लॉथ, एंड अनटचेबिलिटी को रिमूव करने पे. क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं. तो वो भैया पॉलिटिशियन तो अभी से पहले थे ही थे, बट उन्होंने याद दिलाया कि मैं एक सोशल रिफॉर्मर भी हूँ. राइट? सो इन ऑर्डर टू बी वर्दी ऑफ फ्रीडम, वो कहते थे कि आपको सबसे पहली बात तो डिजर्विंग होना चाहिए, और वो आप कब होगे? जब आप सोशल इविल्स लाइक चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी को मिटा दोगे, तभी आप फ्रीडम के डिजर्व करते हो, फ्रीडम को डिजर्व करते हो. और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा? हिंदू मुस्लिम हार्मनी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे फोकस करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, ग्रेटर इंटॉलरेंस फॉर ईच एंड एवरी कम्युनिटी. और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे क्या करना है? हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, खुद हमें खादी पे स्ट्रेस देना है इंस्टेड ऑफ वेयरिंग इम्पोर्टेड क्लोथ फ्रॉम ओवरसीज. अब हम चलते हैं द सॉल्ट सत्याग्रह पे. जो हमारी डांडी मार्च हुई वो कैसे हुई, कहाँ हुई, कैसे शुरुआत हुई, वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन पूरा ये चैप्टर काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि इवेंट्स पे बेस्ड है. चलिए, सो 1928 में 4 साल बाद फिर 28 में गांधी जी सोचते हैं ऑफ री एंटरिंग पॉलिटिक्स. 1928 में ही साइमन कमीशन आता है, जिसके अगेंस्ट एक ऑल इंडिया कैंपेन होता है टू अपोज द ऑल वाइट साइमन कमीशन सेंट फ्रॉम इंग्लैंड टू इंक्वायर इनटू द कंडीशंस ऑफ द कॉलोनी. 1928 की बात हो रही है. हालांकि उस साल कुछ नहीं करते हैं गांधी जी, ही जस्ट गेव हिज ब्लेसिंग्स to this movement as well as to the movement of peasant सत्याग्रह in बारदोली. क्लियर है? उसके बाद भैया एंड ऑफ दिसंबर 1929 में कांग्रेस के एनुअल सेशन में एट लाहौर, इंपॉर्टेंट है मैप वर्क पर्सपेक्टिव से भी, देयर वाज मीटिंग फॉर 2 सिग्निफिकेंट थिंग्स. सबसे पहली बात तो इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, जिसका मतलब अब हम एक नई जनरेशन को लीडरशिप दे रहे हैं. और दूसरी चीज़ प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस. 2 चीज़ों के लिए हमारा एनुअल सेशन ऑफ लाहौर कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? उसके बाद देखिए अब पॉलिटिक्स की पेस बढ़ने लगी, अब काफ़ी स्पीडली चीज़ें होंगी. 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड. इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर्स के लिए. क्या किया गया? नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट किया गया डिफरेंट जगहों पे सेम टाइम पे. पेट्रियोटिक सॉन्ग्स का यूज़ किया गया. ठीक है, क्या बोला गया गांधी जी ने? गांधी जी ने बोला बहुत अच्छा रहेगा अगर ऑल मीटिंग्स वर हेल्ड एट आइडेंटिकल मिनट इन ऑल द प्लेसेस. हर जगह पे सेम चीज़ हो रही है सेम टाइम पे. क्लियर है? ऐसे एक और लेवल पे हमारी जो नेशनलिस्ट स्पिरिट है राइज होगी. आगे चलते हैं. जो ये हमारा इंडिपेंडेंस डे था, इसकी एडवर्टाइजिंग कैसे की गई? ट्रेडिशनल वे में बाय बीटिंग ऑफ ड्रम्स. ठीक है, ड्रम्स पे मार मार के सुनो 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 जैसे होता है. राइट?
क्या बोला कि सबसे पहले हम नेशनल फ्लैग होइस्ट करेंगे और फिर द होल डे इन डूइंग सम कंस्ट्रक्टिव वर्क, जैसे कि हम स्पिनिंग कर रहे हैं चरखा पे, या फिर सर्विस ऑफ अनटचेबल्स कर रहे हैं, रीयूनियंस ऑफ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे गोल्स पढ़े उनमें हम अपना पूरा दिन व्यतीत करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सब लोग प्लेज लेंगे कि उनका हक है फ्रीडम एंड टू हैव फ्रीडम टू एंजॉय देयर फ्रूट्स ऑफ देयर ओन टॉयल। क्लियर है, कोई उनसे ये राइट नहीं छीन सकता टू बी इंडिपेंडेंट एंड टू बी फ्री। क्लियर है, अब चलते हैं दांडी मार्च पे। सून आफ्टर द ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, कब, 1930, है ना। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने अनाउंस किया कि वो एक मार्च लीड करेंगे, एक दांडी मार्च रखेंगे टू ब्रेक वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिसलाइक्ड लॉज इन ब्रिटिश इंडिया। क्या लॉ था? दैट gave the state a monopoly in the manufacture and sale of salt, कि भैया सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकती है और प्रोड्यूस कर सकती है, राइट। कोई भी डोमेस्टिकली खुद से सॉल्ट नहीं बना सकता, उसको जाके शॉप से खरीदना ही पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, राइट। सो इससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स का फायदा होगा, है ना, उनको पैसे मिल रहे हैं क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर हाउस होल्ड में चाहिए, राइट। चलिए, सो दिस वॉज द वाइडली डिसलाइक्ड लॉ। तो गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया, क्यों? सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब लोगों को पता नहीं था कि ऐसा चल रहा है, ये कोई मोनोपोली चल रही है, ताकि अवेयरनेस फैले और साथ ही साथ हम ब्रिटिशर्स को दिखा सके दैट वी आर सेल्फ सफिशिएंट। So as mentioned, salt was indispensable. वो people, but still people were forbidden from making salt even for domestic use, and they were compelled to buy it at a high price from shops. तो इस state monopoly को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू करी। Although गांधी जी had given advance notice, पहले ही बता दिया था कि हम salt march करेंगे to the Viceroy Lord Irwin, तब भी वो इस सिचुएशन की सीरियसनेस को नहीं समझ पाए। सो ऑन 12 मार्च 1930, रिमेंबर द डेट, आंसर में लिख के आनी है, कीवर्ड्स हैं ये। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी बिगैन वॉकिंग फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती टूवर्ड्स द ओशन। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद 3 हफ्ते बाद वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचे, मेकिंग अ फिस्टफुल ऑफ सॉल्ट एज ही डिड। वो लॉ की आंखों में क्रिमिनल बन गए, राइट, क्योंकि दिस वाज इलीगल। चलिए, फिर मीनवाइल पैरेलल सॉल्ट मार्चेस वर बीइंग कंडक्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। साथ ही साथ और भी सॉल्ट मार्चेस हो रही हैं, समझ रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। नॉन कोऑपरेशन में जैसे हुआ था, सॉल्ट मार्च के साथ साथ अदर स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, जहाँ पे कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक कर रहे थे पेजेंट्स, फैक्ट्री वर्कर्स अपना काम नहीं कर रहे थे, स्ट्राइक पे चले गए थे, लॉयर्स वर बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश कोर्ट्स एंड स्टूडेंट्स रिफ्यूज्ड टू अटेंड गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है भैया। सो एज अ रिजल्ट इसका भी क्या हुआ, द ब्रिटिश रूलर्स रिस्पॉन्डेड बाय डिटेनिंग द डिसेंटर्स, अरेस्ट करने लगे वो लोगों को। ऑलमोस्ट 60,000 इंडियंस वर अरेस्टेड, जिनमें से गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड। ठीक है, चलिए, जो गांधी जी की मार्च थी कितनी हो गई है, वो कहाँ पहुंचे हैं, वो कैसे ट्रैक होती थी, बाय द सीक्रेट रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय पुलिस ऑफिशियल्स हु वर डेप्यूटेड टू मॉनिटर हिज मूवमेंट्स बाय द ब्रिटिश। सीक्रेट रिपोर्ट्स से हमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे मूवमेंट चली। ठीक है, दीज रिप्रोड्यूस द स्पीचेस दैट ही गेव फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो भी विलेज रास्ते में पढ़ते थे वो गांधी जी वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीचेस देते थे, नेशनलिज्म जगाने के लिए, पेट्रियोटिज्म जगाने के लिए लोगों में। क्लियर है। उधर वो क्या बोलते थे, जो लोकल ऑफिशियल्स थे, जो जमींदार थे, तालुकदार थे, उन सबको बोलते थे टू रिनाउंस द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। तुम ब्रिटिशर्स के अंडर नौकरी खत्म कर दो, छोड़ दो और फ्रीडम स्ट्रगल का आके पार्ट बन जाओ। क्लियर है। और वो क्या बोलते थे गांव गांव जाके, टू द अपर कास्ट, वो बोलते थे कि सिर्फ सॉल्ट लॉ ब्रेक करने से हमें स्वराज नहीं मिलेगा, आपको अनटचेबल्स की सेवा करनी पड़ेगी, यूनिटी लानी पड़ेगी हिंदू मुस्लिम्स पारसी सिख्स की, और आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। दीज आर द स्टेप्स टूवर्ड्स स्वराज। ठीक है, नॉट ओनली वन मूवमेंट कैन गिव यू फ्रीडम। ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर गांधी जी की स्पीचेस अटेंड करते थे। नियरली thousands of volunteers were flocking to the nationalist cause। ठीक है भैया, अमंग देम बहुत सारे ऑफिशियल्स थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से विद द कॉलोनियल गवर्नमेंट एज इंस्ट्रक्टेड बाय गांधी जी। ठीक है,
और उस रिपोर्ट में उस पुलिस ऑफिशियल ने क्या बोला, दैट मिस्टर गांधी अपीयर्ड काम एंड कलेक्टेड, ही इज गैदरिंग मोर स्ट्रेंथ एज ही प्रोसीड्स। आई बात समझ में? चलिए, सॉल्ट मार्च की प्रोग्रेस एक और सोर्स से हमें पता चलती है, जो कि है अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन। पहले तो सीक्रेट रिपोर्ट्स, ठीक है, और उसके बाद अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन। यहाँ से हमें पता चलता है क्या क्या हुआ। कौन सी मैगजीन? टाइम। सबसे पहले तो ये मैगजीन गांधी जी का मजाक उड़ाती थी, वो कैसे दिखते हैं उस पे, ठीक है, राइटिंग विद डिस्डेन ऑफ हिज स्पिंडली फ्रेम एंड हिज स्पाइडरी लॉयंस, कि वो कैसे पतले से हैं और कैसी धोती पहनते हैं, पहले मजाक उड़ता था उनका, राइट। क्योंकि वो मैगजीन बिलीव ही नहीं कर पाती थी कि ये जो इतने पतले इंसान है ये इतना कर पाएंगे, इतना चल पाएंगे, डज ही एक्चुअली हैव दोज केपेबिलिटीज। बट विद इन अ वीक इट हैड चेंज्ड इट्स माइंड। फिर वो एकदम फ्लिप हो गए। फिर उन्होंने कहा द मैसिव पॉपुलर फॉलोइंग दैट द मार्च हैड गार्नर्ड, सब कुछ लिखा, मेड द ब्रिटिशर्स डेस्परेटली एंक्शियस, कि भैया ब्रिटिशर्स के पसीने ही छूट गए इस स्टेप से जो गांधी जी ने लिया। तो वो गांधी जी की प्रेज करने लगे। कौन? द टाइम्स मैगजीन। आगे चलते हैं। अब मैगजीन खुद गांधी जी को कैसे बोलती थी? सल्यूटेड हिम एज अ सेंट, एज अ स्टेट्समैन हु वाज यूजिंग क्रिश्चियन एक्ट्स एज अ वेपन अगेंस्ट मैन विद क्रिश्चियन बिलीव्स। समझे बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी में आ सकता है। क्लियर है? ये लाइन किसने बोली है, या फिर हु रेफर्ड टू गांधी जी एज अ सेंट और अ स्टेट्समैन? इट इज द अमेरिकन मैगजीन टाइम्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो इंडिपेंडेंस डे 30 जनवरी 1930 को ऑब्जर्व हुआ, इट वाज स्टार्टिंग ऑफ व्हाट? इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ आर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये जो टॉपिक है डायलॉग्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे एफर्ट्स शुरू हो गए बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर पार्टीज टू परसुएट द ब्रिटिश फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, कैसे एक नेगोशिएशन हो रही है चीज़ों पे, कैसे क्या होगा, कैसे फ्रीडम मिलेगी, सब कुछ बहुत क्रूशियल है। काफ़ी ज़्यादा इसमें ये CUET ऑनवर्ड्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारा पार्ट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेट्स, टेक्निकलिटीज़ हैं। चलिए, द सॉल्ट मार्च वॉज नोटेबल फॉर एटलीस्ट 3 रीजन्स। सॉल्ट मार्च क्यों इंपॉर्टेंट थी? आंसर क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, बिकॉज इट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन। ओवरऑल यूरोप और अमेरिका में भी जो प्रेस थी, दे फोकस्ड ऑन दिस मूवमेंट एंड महात्मा गांधी जी फाइनली बिकेम एन इंटरनेशनल फिगर। क्लियर है? फिर it was the first national activity in which women participated in large numbers. Participation of women बहुत ज़्यादा था. The social activist Kamala Devi Chattopadhyay persuaded Gandhi ji to not restrict this movement to only men, कि women को भी please allow किया जाए. फिर तीसरा पॉइंट क्या है? इट वॉज द सॉल्ट मार्च, जिसने ब्रिटिशर्स को रियलाइज कराया कि तुम फॉरएवर, हमेशा के लिए यहाँ पे रूल नहीं कर पाओगे, यू वुड हैव टू गिव अप, एंड अल्टीमेटली द रियलाइजेशन दैट देयर राज वुड नॉट लास्ट फॉरएवर एंड दैट दे वुड हैव टू डिवोट सम पावर टू द इंडियंस। क्लियर है? तो ये 3 चीजें हैं, बहुत ज्यादा ही महत्व रखती हैं व्हेन वी एनालाइज द सॉल्ट मार्च। चलिए अब देखिए क्या हुआ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन्ड अ सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज इन लंदन। क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता चल गया कि भैया आपको इंडियंस को कुछ तो पावर देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, सो जो पहली मीटिंग हुई नवंबर 1930 में, दैट वाज अनसक्सेसफुल, क्योंकि गांधी जी तब जेल में थे, तो कोई प्री एमिनेंट पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया जो था वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। देन 1931 में गांधी जी वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल। सो जनवरी 1931 गांधी जी वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल, और फिर उन्होंने जेल से निकलते ही वाइस रॉय के साथ काफ़ी सारी लॉन्ग मीटिंग्स करी, जिसमें से हमारा गांधी इरविन पैक्ट निकल के आया, अकॉर्डिंग टू विच क्या टर्म्स थी कि भैया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वुड बी कॉल्ड ऑफ, ठीक है, एंड ऑल प्रिजनर्स वुड बी रिलीज्ड एंड सॉल्ट मैन्युफैक्चर अलाउड अलोंग द कोस्ट। ये शर्तें थी जो गांधी इरविन पैक्ट में निकल के आई, कि गांधी जी ने बोला कि ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मैं ख़त्म करता हूँ, आप प्रिजनर्स को छोड़िए जो भी आपने अरेस्ट किया है, और हमें सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग की पावर दीजिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में इन द लैटर पार्ट ऑफ 1931। क्लियर है? सेकेंड हाफ में। फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे गांधी जी रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस। गांधी जी ने बोला दैट आई रिप्रेजेंट इंडिया एज अ होल।
बट ये स्टेटमेंट 3 पार्टीज ने चैलेंज करी। नंबर 1 मुस्लिम लीग कि भैया नो, आप माइनॉरिटी के इंटरेस्ट नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर 2 द प्रिंसेस कि भैया आप प्रिंसली स्टेट्स की टेरिटरीज के भी इंटरेस्ट नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ। एंड नंबर 3 द ब्रिलियंट लॉयर एंड थिंकर डॉक्टर B.R. Ambedkar who argued that Gandhi ji and the Congress did not really represent the lower castes। क्लियर है? तो इससे हमें दिख रहा है कि क्या क्या कॉम्पिटिशन थे गांधी जी की नेशनल कांग्रेस के लिए। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे। अब ये जो लंदन वाली कॉन्फ्रेंस थी ये भी इनकंक्लूसिव थी, तो गांधी जी आ गए वापस एंड ही रिज्यूम्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब जो न्यू वाइसरॉय आए लॉर्ड विलिंगडन, वो बहुत ज़्यादा ही अनसिंपैथेटिक थे टू द इंडियन लीडर और उन्होंने गांधी जी के बारे में काफ़ी कुछ ऐसा सब भी बोला कि इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड इफ इट वाजंट फॉर गांधी। क्लियर है? आगे चलते हैं। इन 1935 हाउएवर अ न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड व्हिच प्रॉमिस्ड सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। थोड़ी सी क्या दे दी गई? ऑटोनॉमी दे दी गई इंडियंस को। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली, डायरकी बाय कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट क्रिएट हुई। तो जो थोड़ी सी पावर थी वो अब डेलीगेट कर दी गई धीरे धीरे टू इंडियंस, ताकि वो भी थोड़े शांत हो जाएं। अब चलते हैं आगे। नाउ 1937 में 2 years लेटर प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए जहां पे कांग्रेस वन अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। नाउ 8 out of 11 provinces had a Congress prime minister working under the supervision of British governor। ठीक है भैया। अब सितंबर 1939 में 2 years आफ्टर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज अज्यूम्ड ऑफिस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। अब भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई। इसमें क्या किया? इसमें भैया कांग्रेस ने बोला ब्रिटिशर्स को कि हम इंग्लैंड का सपोर्ट तभी करेंगे जब आप बदले में हमें इंडियन इंडिपेंडेंस देंगे आफ्टर द वॉर इज ओवर। ये अब मना कर दिया, ब्रिटिशर्स ने ये प्रपोजल मना कर दिया, डिनाई कर दी। सो दिस ऑफर वॉज रिड्यूस्ड इन प्रोटेस्ट। क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया इन अक्टूबर 1939। थ्रू 1940 and 41 कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रहs, अलग अलग छोटे छोटे प्रोटेस्ट चलते रहे टू प्रेशराइज द रूलर्स टू प्रॉमिस फ्रीडम वंस द वॉर हैड एंडेड। क्लियर है? अभी भी एफर्ट्स चल रहे हैं। आगे चलते हैं। मीनवाइल इन मार्च 1940 अब भैया मुस्लिम लीग का अलग से सीन चल रहा है यहाँ पे। अभी तक तो हम ब्रिटिशर्स है ना वर्सेस इंडियन है ना, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ रहे थे। अब तीसरी पार्टी यहाँ आ जाती है, कौन? हमारी मुस्लिम लीग। ठीक है, तो एक तरफ ब्रिटिशर्स है, एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है INC और एक तरफ मुस्लिम लीग है। अब भैया ये 3 लोगों के बीच में सीन चलेगा। देखिए अब इन मार्च 1940 द मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग अ मेजर ऑफ ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है उनको आप कुछ ऑटोनॉमी दो, फ्रीडम दो, कुछ पावर दो उनके खुद के लिए। ठीक है, तो अब भैया इट हैड बिकम अ 3-way स्ट्रगल बिटवीन द कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश। नाउ इट वाज नो मोर बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस। अब भैया इस टाइम पे जो ब्रिटेन की एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट थी, एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट थी, जो उस गवर्नमेंट के अंडर लेबर मेंबर्स थे वो तो इंडियंस की तरफ बहुत सिंपैथेटिक थे, बट जो कंजर्वेटिव मेंबर्स थे, जो PM था, कौन था? विंस्टन चर्चिल। ही वॉज नॉट दैट सिंपैथेटिक टूवर्ड्स इंडियंस। ठीक है, तो उन्होंने कोई भी अभी फैसला नहीं लिया दैट येस वी आर गोइंग टू फ्री इंडिया। ठीक है भैया। सो अब क्या होता है? इन द स्प्रिंग ऑफ 1942 Churchill was persuaded to send one of his ministers, Sir Stafford Cripps। तो जो क्रिप्स मिशन है वो आता है to India to try and forge a compromise with Gandhi and the Congress। फिर negotiations होती है, talks होती हैं। However, the Congress insisted that if it was to help British defend India from the Axis powers, यानी कि हम वर्ल्ड वॉर में आपकी मदद करेंगे, तो सबसे पहला डिसीजन क्या होगा? आपको डिफेंस मेंबर जो है वो इंडियन अपॉइंट करना पड़ेगा। क्लियर है? हम तभी आपकी हेल्प करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्विट इंडिया की तरफ, कैसे चीज़ें फाइनली फ्रीडम की तरफ मूव कर रही हैं। सो आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च हिज 3rd मेजर मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल।
तो अभी तक हमने कितनी मूवमेंट्स पढ़ी है? सबसे पहली मूवमेंट हमारी कौन सी थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद कॉल ऑफ कर दी गई थी। उसके बाद हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें हमारा डांडी मार्च होता है ना, हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर थर्ड मेजर इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर है? चलिए भैया, घबराना नहीं है, इसको आप फटाफट रिवाइज करेंगे ना, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे एनसीईआरटी में, तो एकदम से सब कवर हो जाएगा। चलिए, सो दिस वाज द क्विट इंडिया कैंपेन विच बिगैन इन अगस्त 1942। सो 1942 में हमारा क्विट इंडिया कैंपेन शुरू होता है, जिसमें गांधी जी तो जेल में चले गए थे। ही एनकरेज्ड यंगर एक्टिविस्ट्स टू ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, एक्ट्स ऑफ साबोटाज ऑल ओवर द कंट्री। इधर भैया जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादा इन्वॉल्व थे। अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस सोशलिस्ट मेंबर्स तो करते ही थे, फॉर एग्जाम्पल जयप्रकाश नारायण। हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है ये, राइट? चलिए, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स वर प्रोक्लेम्ड। काफ़ी सारे जगहों पे, प्रोविंसेस पे जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स थी वो पावर में आने लगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्विट इंडिया वॉज जेन्युइनली अ मास मूवमेंट, बहुत बड़ी मूवमेंट में बदल गई ये। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। इट एस्पेशली एनर्जाइज द यंग जनरेशन who in very large numbers left their colleges to go to jail। इतना पेट्रियोटिज्म आ चुका था इस टाइम तक। ठीक है भैया, अब जब सारे कांग्रेस लीडर्स जेल में पड़े हुए थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना एंड हिज कलीग्स वर स्ट्रेंथनिंग देयर मुस्लिम लीग। वो अपना प्लान बना रहे थे, हम कैसे क्या करेंगे, ठीक है, एट एक्सपैंडिंग देयर इन्फ्लुएंस। चलिए, अब हम चलते हैं जून 1944 में, जब वॉर तो एंड हुई थोड़ी बहुत और गांधी जी वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन। तो अब यहाँ पे हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड एंड गांधी जी वॉज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन। अब देखते हैं क्या हुआ। अब गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मीटिंग्स करी टू ब्रिज द गैप बिटवीन कांग्रेस एंड द लीग, की कोई सोल्यूशन निकल पाए। भैया दोनों पार्टीज इतनी अलग हैं तो हम ब्रिज कर पाए, दोस्त बन पाए। ठीक है, तो इन 1945 वो जो ब्रिटेन में कौन सी गवर्नमेंट थी? ऑल पार्टी गवर्नमेंट। अब वो लेबर गवर्नमेंट आ गई उसकी जगह पावर में, और लेबर गवर्नमेंट के लोग क्या थे? सिंपैथेटिक थे इंडिया की तरफ। वो चाहते थे कि चलो अब इनको फ्रीडम दे दी जाए। सो लेबर गवर्नमेंट आ गई पावर में ब्रिटेन में एंड कमिटेड इटसेल्फ टू ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। सो लेबर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम आपको अब आज़ाद कर देंगे। क्लियर है? मीनवाइल बैक इन इंडिया द वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल ब्रॉट द कांग्रेस एंड द लीग टुगेदर फॉर सीरीज ऑफ टॉक्स। अब यहाँ पे वाइसरॉय भी बात कर रहे हैं आईएनसी और मुस्लिम लीग के साथ। क्लियर है कि क्या सीन है, कैसे क्या करना है, बताइए। चलिए, अर्ली इन 1946 फ्रेश इलेक्शंस। अब भैया 1946 में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन हुए, वहाँ पे कांग्रेस तो जीत गई, लेकिन जनरल कैटेगरी के अंडर, मुस्लिम कैटेगरी के अंडर मुस्लिम लीग जीती एकदम मेजॉरिटी से। तो अब हम देख पा रहे हैं दोनों पार्टीज अपनी अपनी जगह पे एकदम पॉपुलर हैं। तो अब क्या होता है? अब यहाँ से हमें पता लगने लगता है कि भैया पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो आ गई है काफ़ी, दोनों में डिफरेंसेस आ गए हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो अब ना ही तो जितने भी कैबिनेट मिशन भेजे, ना ही कांग्रेस ना ही मुस्लिम लीग ने फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे अग्री किया कि एक ही इंडिया में सब साथ में प्रोविंसेस की डिग्री की ऑटोनॉमी देंगे और साथ में रहेंगे, ये अग्री नहीं हो पाया। फिर जिन्ना कॉल्ड फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे टू प्रेस द लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। एक डायरेक्ट एक्शन डे रखा ऑन द डेजिग्नेटेड डे। कौन सा डे था? 16 अगस्त 1946 आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे। 16 अगस्त 1946 पे क्या हुआ भैया? ब्लडी रायट्स ब्रोक इन कैलकाटा, द वायलेंस स्प्रेड टू रूरल बंगाल, देन टू बिहार एंड देन अक्रॉस द कंट्री टू यूपी, जो तब यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाया जाता था, एंड द पंजाब। तो आप देख रहे हैं दंगे फैल गए। ठीक है, इन सम प्लेसेस मुस्लिम्स वर द मेन सफरर्स, इन अदर्स हिंदूज। ठीक है भैया, चलिए। सो नाउ इन फेब्रवरी 1947, अब हम अगले साल में आ गए हैं, अगस्त के बाद फेब्रवरी 1947 में वेवेल, कौन था वेवेल? जो वाइसरॉय था, ही वॉज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड माउंट बैटन। अब दूसरा वाइसरॉय आ जाता है। अब माउंट बैटन कॉल्ड वन लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स, कि कोई कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि कैसे क्या करना है, बट when these two proved inconclusive, इनसे भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकला, तो फाइनली ये तो डिसाइड हुआ कि इंडिया को फ्रीडम मिलेगी, बट साथ ही साथ इंडिया डिवाइड भी होगा। क्लियर है?
चलिए, सो हमें फ्रीडम के साथ साथ क्या मिल रहा है, डिविजन। चलिए, तो इस बात से ऑब्वियसली गांधी जी वॉज नॉट हैप्पी, राइट। सो द फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज फिक्स्ड फॉर 15 अगस्त। जब वो दिन आया तो सब ने बहुत सेलिब्रेट किया। इन दिल्ली देर वॉज प्रोलॉन्ग्ड applause when the president of the constituent assembly began the meeting by invoking the father of the nation मोहनदास करमचंद गांधी। आउटसाइड द असेंबली सब कह रहे थे महात्मा गांधी की जय। तो ये एक पूरा फिनोमेना चल रहा था, एवरीबडी वॉज हैप्पी। अब हम चलेंगे टू द लास्ट हीरोइक डेज। गांधी जी का जो लास्ट का कुछ टाइम था वो कैसा गया, वो क्या कर रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज अचीव्ड। चलिए, सो 15 अगस्त 1947 को ही वॉज इन कैलकाटा। ही डिड नॉट अटेंड एनी फंक्शन, नाइदर डिड ही होइस्ट एनी फ्लैग। वो सिंपल अपना एक 24 आवर फास्ट कर रहे थे उस टाइम पे, बिकॉज उनके लिए फ्रीडम केम एट एन अनएक्सेप्टेबल प्राइस, यानी कि विद द नेशन डिवाइडेड एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स एट ईच अदर थ्रोट्स, ठीक है, ही डिड नॉट लाइक इट। गांधी जी वेंट अराउंड। अब भैया सितंबर और अक्टूबर में गांधी जी वॉज ऑन अ कॉन्स्टेंट जर्नी। ही वेंट अराउंड हॉस्पिटल्स एंड रेफ्यूजी कैंप्स गिविंग कंसोलेशन टू डिस्ट्रेस्ड पीपल, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा था, हमारा डिवीज़न हुआ था, तो भैया भगदड़ मची हुई थी, किसको कहाँ जाना है। इतना हमने पढ़ा है ना पॉलिटिकल साइंस में, बहुत डिस्प्लेसमेंट हुआ, काफ़ी कुछ चल रहा था। जो मुस्लिम्स थे इंडिया में और जो हिंदूज एंड सिख्स थे पाकिस्तान में, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी बिकॉज दे वर माइनॉरिटीज़ हियर। तो गांधी जी वो सब टैकल कर रहे हैं। एट द इनिशिएटिव ऑफ गांधी जी एंड नेहरू, द कांग्रेस नाउ पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। अब इंडिया की बात हो रही है, क्या डिसाइड किया कि भैया इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड मैनी रेसेस एंड मस्ट रिमेन सो। हम इंडिया को एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कुछ भी हो, आप इक्वल हो इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। सो हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, यानी कि इंडिया को सेक्युलर बना दिया गया। डन। चलिए, अब हम आते हैं फाइनेस्ट आवर्स पे। Many scholars have written on the months after independence as being गांधी जी's finest hours, यानी कि उनका लास्ट टाइम। तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू ब्रिंग पीस इन बंगाल, फिर वो दिल्ली गए, ही वॉज ऑन अ कॉन्स्टेंट मूव, फिर वो पंजाब गए, ठीक है। अब भैया काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा उनसे गुस्सा थे कि भैया आप यहाँ इंडिया में मुस्लिम्स की मदद कर रहे हो, आप उनको मदद करो ना जो पाकिस्तान में हिंदूज़ और सिख्स हमारे फंसे हुए हैं। तो काफ़ी थोड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ हो रही थी। अब आगे चलते हैं। अब भैया 20 जनवरी 1948 को गांधी जी की लाइफ पे एक अटेम्प्ट हुआ, बट वो बच गए। उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं उनका क्या विजन था। वो बस यही चाहते थे कि सब इक्वली हार्मनी में रहें। दो ज्योग्राफिकली और फिजिकली हम दो नेशंस में बट गए हैं, पॉलिटिकली हम दो नेशंस में बट गए हैं, बट मैं हमेशा चाहूँगा कि हम फ्रेंड्स और ब्रदर्स की तरह रहें, इंडिया और पाकिस्तान। क्लियर है, पीस प्रिवेल हो, राइट। अब आते हैं उनकी डेथ पे। एट हिज डेली प्रेयर मीटिंग ऑन द इवनिंग ऑफ 30 जनवरी, 10 दिन बाद, ये अटैक 10 दिन पहले हुआ। अब 30 जनवरी 1948 को उनको किसी ने शूट कर दिया। Who was he? He was a young man. The assassin who surrendered afterwards was a Brahmin from Pune named Nathuram Godse. क्लियर है, ही वॉज एन एडिटर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर, जो हिंदूज़ की साइड था, एंड ही वॉज अगेन, उनको बहुत ज़्यादा ग्रजेस थे फ्रॉम महात्मा गांधी कि वो मुस्लिम्स की क्यों हेल्प कर रहे हैं, ये वो। क्लियर है। सो दिस वॉज अबाउट द डेथ ऑफ, अबाउट द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। अब जब उनकी डेथ हो गई, सो इट लेड टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ विद रिच ट्रिब्यूट्स बीइंग पेड टू हिम। इंटरनेशनल फिगर्स लाइक जॉर्ज ओरवेल और एल्बर्ट आइंस्टाइन से उन्हें कंपेयर किया गया इंटरनेशनल हमारी अरीना में। फिर टाइम्स मैगजीन, जो उनका पहले मजाक उड़ाती थी, जैसे हमने पढ़ा, नाउ इट कंपेयर्ड हिम टू अब्राहम लिंकन। जैसे अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन हुआ था फॉर द सेम रीजंस दैट ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी irrespective of the caste, class, creed and race, similarly महात्मा गांधी जी के साथ भी हुआ। क्लियर है। चलिए, सो दिस वॉज अबाउट द लास्ट हीरोइक डेज ऑफ महात्मा गांधी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, विच इज नोइंग गांधी। इसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेज,
क्या क्या सोर्सेज है जिससे हम हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हैं जो हमने अभी पढ़ी। बहुत इजी है ये, बस एक रीडिंग करनी है, जो जो हाईलाइटेड है मैं बस वही बताऊंगी और कुछ भी नहीं है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहली चीज़, पब्लिक वॉइस एंड पब्लिक स्क्रिप्ट। सबसे बड़ा सोर्स है हमारा राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज कंटेम्प्रेरीज। स्पीचेस क्या होती है, इट अलाउ अस टू हियर द पब्लिक वॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल, वो पब्लिकली खुलेआम क्या कहना चाहते हैं, एंड प्राइवेट लेटर से हमें उनके प्राइवेट थॉट्स, जो अंदर उनकी आइडियोलॉजीज है, उनका पता चलता है, ठीक है। सो महात्मा गांधी जी रेगुलरली पब्लिश्ड इन हिज जर्नल हरिजन लेटर्स दैट अदर्स रोट टू हिम, ठीक है। CUET के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। नेहरू जी ने सिमिलरली अपने सारे लेटर्स किस में पब्लिश करे, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स करके एक डॉक्यूमेंट्री में, क्लियर है। यहाँ पे आप उनके लेटर्स भी देख सकते हैं, बुक में प्रोवाइडेड है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद फ्रेमिंग अ पिक्चर, ऑटोबायोग्राफीज है हमारा एक अनदर सोर्स। ऑटोबायोग्राफी से हमें पता चलता है अबाउट द पास्ट ऑफ द ह्यूमन, कैसे वो था, वो क्या करते थे, ठीक है। सो दे आर बेस्ड ऑन रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट्स, यानी कि सोचते हैं वापस, जब हम पास्ट में जा रहे हैं तो सोच रहे हैं। अब भैया ऑटोबायोग्राफीज का क्या रहता है, कई बार हो सकता है राइटर कुछ भूल जाए या वो सिर्फ उतना बता रहा है जो वो रिकॉल कर पा रहा है। सो हम एंटायरली वही है, इन पैराग्राफ्स में ये बताया गया है कि क्या थोड़े लूप होल्स हैं इन सोर्सेज में, एंड वी कैन नॉट एंटायरली 100% बी श्योर ऑफ द कंटेंट। चलिए उसके बाद चलते हैं थ्रू पुलिस आइज, यानी कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो पुलिस ऑफिसर्स रिकॉर्ड करते थे, जैसे कि हमने दांडी मार्च के टाइम पे पढ़ा, राइट। किसके लिए वो करते थे, कॉलोनियल रूलर्स के लिए करते थे, ताकि उन्हें पता चले टू कीप क्लोज टैब्स ऑन दोज दे रिगार्डेड एज क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है भैया। फॉर एग्जाम्पल द फोर्ट नाइटिंगली रिपोर्ट्स दैट वर प्रिपेयर्ड बाय द होम डिपार्टमेंट फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है। ऐसी ही रिपोर्ट्स में क्या बताया गया कि भैया ये जो दांडी मार्च थी ये एक ड्रामा था, एक एंटिक था, एक एफर्ट था टू मोबिलाइज पीपल जो आराम से विलेजेस में खुशी खुशी रह रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए कि उठो हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू द लास्ट सोर्स विच इज न्यूज़पेपर। वन मोर इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द contemporary newspapers published in English and other different Indian languages। न्यूज़पेपर्स भी भैया हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकते, वो प्रिजुडिस्ड होते हैं। द राइटर द ऑथर वी नेवर नो उनके खुद के पॉलिटिकल ओपिनियंस और वर्ल्ड व्यूज कैसे हैं, क्लियर है। सो गाइज वी हैव कवर्ड द होल चैप्टर वेरी कॉम्प्रीहेंसिवली। मैंने सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करी। येस थोड़ा ज़्यादा हैवी है ये चैप्टर, जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल लगेगा, काफ़ी डेट्स इवेंट्स याद करने हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि आप खुद से एक टाइमलाइन बनाएं, जैसे मैंने साइड में कॉलम्स में नोट्स बनाए हैं, आप वैसे अपनी खुद की एक छोटी सी टाइमलाइन तैयार करें विच इज़ ईजी फॉर योर रिविजन एंड रिकॉल, क्लियर है, ग्रेट। एज यूजुअल मैं हमेशा कहती हूँ बहुत एफर्ट लगता है वीडियोस बनाने में। फर्स्टली आई हैव टू गो थ्रू द चैप्टर, फिर हाईलाइटिंग करनी है, फिर रिकॉर्डिंग करनी है, एक्सप्लेनेशन वीडियोस, देन एडिटिंग एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट कम्स टू यू, क्लियर है। सो मेरा बस यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप इसको सबसे पहले तो शेयर करें विद एवरीवन हु इज़ इन नीड, एंड फिर सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को। जस्ट कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस एंड आई विल बी हियर टू help you out in your journey. So guys, that is it for today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.